नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 22 फेब 2021 को प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 जीके के सवाल। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की 22 फेब की प्रथम और द्वितीय दोनों पारियों की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक से ही ज्वाइन करना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। बाकी 17 फेब के बाद आपका एग्जाम नहीं था इसलिए वीडियो नहीं आया था। आज 22 को एग्जाम है, फिर कल आपके 23 को भी एग्जाम होने वाला है। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी सेंट्रल एग्जाम के आपके फॉर्म डाला हुआ है, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप अभी जो भी एग्जाम्स होते हैं आपको टाइम कम मिलता है, सवाल ज़्यादा होते हैं और बहुत से कैंडिडेट डेली मैसेज करते हैं कि हमारे सवाल मिस हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक मॉक टेस्ट लगाइए, अपना कॉन्फिडेंस है और तैयारी को परखना है आपको। इसके लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको 299 माइनस 30 रुपये और कर दीजिए। यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको 100 प्लस एग्जाम्स के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो एक वर्ष की वैलिडिटी में ये सारे मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, अन्य जितने भी बैंकिंग और एसएससी एग्जाम है सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। और आप सभी कैंडिडेट से गुजारिश रहेगी, आपको पता है आपका सपोर्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। मोदी रोजगार दो जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये 25 फेब को आपको 11 बजे ट्वीट करना है। मैं लिंक भी दे दूंगा, आपको रिट्वीट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये कैंपेन है जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, तो फेयर प्रोसेस के लिए। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स होते हैं वो अभी देखिए, अब सीजीएल का एग्ज़ाम आपके रिजल्ट आया था, तो नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। काफ़ी कैंडिडेट के पूरे में पूरे नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ी नज़र आ रही है प्रोसेस के सिस्टम के अंदर। तो इसको सुधारने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है 25 फेब को। देखिए आपके एग्जाम्स हैं, भर्तियाँ बहुत समय तक अटकी रहती हैं, कोर्ट में चली जाती हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं आती हैं। इन सभी में सुधार के लिए इस ट्विटर कैंपेन में आपको ज़रूर भाग लेना है। 25 फेब को 11 बजे ट्वीट करने की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिएगा पहला सवाल, यहाँ पर टोटल 40 सवाल देखने वाले हैं। सवाल है, अनुच्छेद 161 के तहत श्रमदान की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये रिपीटेड सवाल है, इससे पहले बता चुका हूँ। जब आपके सवाल आया था राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंतर्गत श्रमदान की शक्ति है, तो उसमें मैंने बताया था कि राज्यपाल को भी श्रमदान की शक्ति प्राप्त है। आज पूछ लिया है किसको आर्टिकल 161 के तहत श्रमदान की शक्ति प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपके राज्यपाल। यदि आपको पता होता राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत है तो आप इजीली कर सकते थे, बाकी राज्यपाल को है 161 जो अनुच्छेद है उसके तहत राज्यपाल को श्रमदान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत अपराध के लिए दोषी करार किए जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है, प्राण दंड है। और इसमें राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, ऐसा राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा अगला सवाल, गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है। तो ये काफ़ी टफ सवाल था, कुछ लॉजिक नहीं लगा। देखिए गिरीश कर्नाड की जो डेथ तो 2019 को हो गई थी, हो सकता है इसके रिगार्डिंग करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी पुराना है। गिरीश कर्नाड को जो पद्मश्री अवार्ड मिला है वो 1974 को मिला। कब मिला? 1974 को मिला है। किसी भी कैंडिडेट को शायद ही पता होगा। पद्म भूषण है 1992 को दिया गया है। और गिरीश जो कर्नाड है उनका एक चर्चित नाटक है जिसका नाम है ययाति। अगला सवाल देखिएगा, 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के समय कौन सी संस्थान स्थापित हुई थी। तो ये रिपीटेड सवाल है, इससे पहले भी आ चुका है। इससे पहले आया था कि 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत कौन सी संस्थान की स्थापना नहीं हुई थी। उसमें मैंने ये बताए थे दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 के तहत, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक आपकी विश्व बैंक है। तो ये सभी कैंडिडेट ने सही किया होगा यदि वीडियो देखा है तो। अगला सवाल देखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी। ये भी रिपीटेड है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से। एग्जैक्ट आपको डेट पता होना चाहिए, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे। यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई थी। गांधी जी यहाँ पर 78 लोगों के द्वारा, गांधी जी के साथ 78 लोग, वो साबरमती आश्रम कहाँ, अहमदाबाद है, वहाँ से समुद्र तटीय गांव दांडी जो नवसारी गुजरात में है। दांडी एग्जाम में पूछा हुआ, दांडी कहाँ पर है, नवसारी गुजरात में। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर ये नमक विरोधी कानून भंग किया था। तो 6 अप्रैल 1930 आपके हो जाएगा। आपको पूछ ले शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 से लेकर और एंड हुआ है 6 अप्रैल 1930 को। तो ये 24 दिन का पैदल मार्च था।
और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, करो या मरो का नारा कब दिया गया है? करो या मरो का नारा ऑप्शन में आपके था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करेक्ट करना था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है 8 अगस्त 1942 को। एक भारत छोड़ो नारा है, भारत छोड़ो नारा, ये मेहर अली ने लिखा था और महात्मा गांधी ने इसे आम लोगों तक पहुंचाया था। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? रिपीटेड बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल डेजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था तकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है? तो ये चाइना में है। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ये सहारा हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। गोबी मरुस्थल आपको पूछ रहे तो मंगोलिया और चाइना में। नूबियन मरुस्थल मरुभूमि सूडान में है। तो ये सभी इंपोर्टेंट मरुस्थल हो जाएंगे। मोजेव संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और कालाहारी रेगिस्तान है, इससे पहले एनटीपीसी में आया था। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसमें कालाहारी को रिलेट किया गया था भारत से, जो कि सही नहीं है। ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का है। सहारा मरुस्थल है, ये उत्तरी अफ्रीका है। अट्टाकामा चिली में। और अलगेजीरा रेगिस्तान सूडान में। पेटागोनिया अर्जेंटीना में। रुबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। किस राज्य की मंत्री परिषद है? किसी राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी रहती है, राज्य की बात हो रही तो विधानसभा हो जाएगी। यदि आपको संघ का पूछ ले, केंद्रीय मंत्री परिषद है, कैबिनेट है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति और राज्य मंत्री परिषद है विधानसभा के प्रति। आपको पूछ ले, ये तो सामूहिक रूप से है कि ये पूछ ले केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो राष्ट्रपति के प्रति। अगला सवाल देखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? फ्लूट से है, बांसुरी वादक है ये। और आपको ये भी याद रखना है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। इनको पद्म भूषण कब मिला है? 1992 को। पद्म विभूषण कब मिला है? सन 2000 को। नेक्स्ट में देखिएगा, 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हुई थी? तो खत्म की बात करें 2012 से 2017 तक की अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जिसमें तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य था। और आपको पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है या फिर खत्म कब हुई? तो ये हो जाएगा 1951 से 1956 तक है। फिर दूसरी है 56 से 61, तीसरी 61 से 66 है। और उसके बीच में हॉलीडे आ जाता है, प्लान हॉलीडे 66 से 69 तक। फिर चौथी आपके 69 से 74 आपको याद में रखना है। एक बीच में और गैप आता है, जो भी गैप है इसका विशेषकर आपको याद में रखना है कि एक रोलिंग प्लान आ जाता है, पाँचवीं 74 से 78 है। फिर रोलिंग प्लान 78 से 80 है। उसके बाद सिक्स आपके हो जाएगी 80 से 85। और यहाँ पर आपको पूछा था जो 12वीं है वो 2012 से 17, अंतिम 2017 समाप्त हुई है, वो पूछा था। 2019 में जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है, उस वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे दिया गया? तो प्लेयर ऑफ द मैच है, जो फाइनल मुकाबला हुआ था किन के मध्य हुआ था? तो ये इंग्लैंड जो चैंपियन रही थी और न्यूजीलैंड के मध्य। पूछ ले कहाँ पर हुआ था? तो लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। शुरुआत में ये टाई हो गया था, बाद में ये हाईएस्ट बाउंड्री के आधार पर है वो इंग्लैंड को यहाँ पर चैंपियन घोषित किया गया। तो बेन स्टोक्स रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच वर्ल्ड कप फाइनल 2019 में, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स रहे थे। पूछ लिए कब हुआ था फाइनल? तो 14 जुलाई 2019 को हुआ था। कहाँ पर हुआ है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो इंग्लैंड और वेल्स या फिर संयुक्त रूप से कहे तो यूके में हुआ है। चैंपियन इसमें इंग्लैंड, जिसका प्रथम टाइटल है। उप विजेता न्यूजीलैंड है। प्लेयर ऑफ द सीरीज, पूरी सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो केन विलियमसन रहे हैं। और सबसे अधिक रन रोहित शर्मा ने 648 रन बनाए थे। सबसे अधिक विकेट लिए हैं मिचेल स्टार्क ने। अब देखिए आपको मैं बता दूं कुछ आईसीसी अवार्ड, जैसे कि 2019 के आईसीसी अवार्ड आपको पूछ ले तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को दिया गया है। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को। ये 2019 के आईसीसी अवार्ड हैं। एमर्जिंग प्लेयर है ये मार्नस लवचगने को दिया गया है। टी20 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2019 में दीपक चाहर को दिया गया है। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 एलिस पेरी, जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए 2020 के जो आईसीसी डिकेड के अवार्ड हैं, जहां से एनटीपीसी में 2 से 3 सेक्टर में सवाल पूछे गए हैं। तो आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ हैं। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली हैं। तो ओडीआई का हो जाएगा मेल क्रिकेटर पूछ ले, दोनों केस में विराट कोहली हैं। और टी20 का राशिद खान हो जाएगा। आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेड का एमएस धोनी को है। आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी को। एलिस पेरी को ज़्यादातर फीमेल के सारे अवार्ड दिए गए ओडीआई टी20 के। अगला सवाल देखिएगा, पश्चिमी घाट की कौन सी पहाड़ी नहीं है? ये आपको पूछा है। कुछ इस टाइप से आपके ऑप्शन थे, नीलगिरी थे, सह्याद्री थे, अन्नामलाई हो जाएगा,
महेंद्रगिरी। तो इसमें से कौन सी वेस्टर्न घाट की पहाड़ी माउंटेन नहीं है? तो महेंद्रगिरी आपकी ईस्टर्न घाट का है, न कि वेस्टर्न घाट का, जो कि ओडिशा में है। तो ये हो जाएगी पश्चिमी घाट की पहाड़ी नहीं है, ऑप्शन आपकी महेंद्रगिरी करेक्ट है। बाकी मैं बात करूँ आपके अनाईमलाई, इसको एलिफेंट माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु और केरला में है। तो ये है पश्चिमी घाट का। नीलगिरी भी पश्चिमी घाट का है, तमिलनाडु में बहुत बार पूछा जाता है। इसका पीक है तो वो डोडा बेटा हो जाएगा। वेस्टर्न घाट का पूछ ले सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा अन्नामुड़ी है, 2695 मीटर की हाइट पर, ये केरला में है। अगला सवाल देखिएगा, आशा की फुल फॉर्म आपको पूछे तो आशा हो जाएगा आपके एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, हिंदी में बोलूँ तो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो कि जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आपको पूछा गया एनटीपीसी में, NRHM है फुल फॉर्म पूछी थी, तो 2005 में लॉन्च हुआ था। और इस मिशन में आशा के माध्यम से ये क्रियान्वित किया गया था, इन सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ये क्रियान्वित किया गया था। और ये जो आपके जननी सुरक्षा योजना से संबंधित ग्रामीण स्तर की कार्यकर्त्री होती है, कौन? आशा। और देखिएगा अगला सवाल, यहाँ पर एड्स की फुल फॉर्म से 3 सवाल पूछा गया, आशा का एड्स का भी पूछा गया है। तो एड्स हो जाएगा आपके एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, AIDS है। और आपको पूछ लें HIV की फुल फॉर्म क्या है, जो एड्स का वायरस है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हो जाएगा। BARC की फुल फॉर्म भी आपको पूछी गई है, तो ये हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ध्यान रखना, काउंसिल यदि ऑप्शन में था तो स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, तो यहाँ पर सेंटर है न कि काउंसिल। तो फॉर्मेशन है ये 3 जनवरी 1954 को BARC का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना जनवरी 1954 को हुई थी। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र जो ट्रॉम्बे मुंबई में है। अब देखिए एनटीपीसी में BARC से संबंधित एक सवाल पूछा गया इससे पहले, उसमें ये पूछा गया था BARC का पहले क्या नाम था, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ये नाम बाद में 1967 में पड़ा, इनसे पहले नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, AEET इसका नाम था। और जो कि इनके फाउंडिंग डायरेक्टर थे होमी जहांगीर भाभा। जब 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद 22 जनवरी 1967 को इस केंद्र का, सेंटर का नाम बदलकर कर दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, 1967 में किया गया। आपको पूछ रहे हैं भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पिता जनक कौन है, तो वो होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे। जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो अभी 1 जनवरी 2021 को ये बने थे रेलवे बोर्ड के नए CEO, वो हो जाएंगे सुनीत शर्मा। इनसे पहले कौन थे चेयरमैन और CEO, वो थे विनोद कुमार यादव। WTO के वर्तमान कुल कितने सदस्य देश है, सभी को पता होगा, इससे पहले एग्जाम आया था आपके। WTO का जो 2016 में 164वां सदस्य देश बना था वो अफगानिस्तान था। तो आपको पता होना चाहिए 164 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कंट्री है। तो 29 जुलाई 2016 को ये अंतिम अफगानिस्तान बना था इसका सदस्य। संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। वैसे जो इसका चार्टर था, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र है, उस पर जो टोटल 51 देशों ने शुरुआत में हस्ताक्षर किए थे, तो इस संधि पर हस्ताक्षर जो किए गए थे वो 26 जून 1945 को किए गए थे। लेकिन जो ये प्रभावी रूप से स्थापना हुई इसकी 24 अक्टूबर 1945 को ही है। आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र है जो चार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, इस पर टोटल कितने देशों ने शुरुआत में हस्ताक्षर किए थे, तो 50 ने किए थे, बाद में एक और हो गया ऐड जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित होने से पहले। तो मूल सदस्य देश कितने थे, 51, 193। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर रेटिनॉल है या फिर रेटिनोइक एसिड है, वो किस विटामिन को कहा जाता है, तो आपको यदि केमिकल नाम पता होता विटामिन का, काफ़ी इजी सवाल था, सभी को पता ही होना चाहिए। विटामिन A को रेटिनॉल बोला जाता है। अन्य जैसे कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स में B1 आ जाता है, थाइमिन इसका रासायनिक नाम है, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन है, B5 का पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, B6 का पायरिडॉक्सिन है, बायोटिन B7 का, B9 का फोलिक एसिड है, साइनोकोबालमिन हो जाएगा, B12 का, C का एस्कॉर्बिक है, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के रेशियो है, ये भी सवाल आपके लगभग 17 फेब को ही पूछा गया था, रिपीटेड सवाल है। उसमें पूछा गया था नगरीय जनसंख्या कितने % है, तो मैंने ये बताया था ग्रामीण जनसंख्या है 68.84, नगरीय है 31.16, तो ये रेशियो हो जाएगा इनका 37.76 करोड़ हो जाएगी नगरीय, और 83.28 करोड़, ये टोटल 121 करोड़ हो जाएगी। तो ग्रामीण जनसंख्या ये है आपके 68 और 31 का रेशियो। सर्वाधिक फ्रेंच ओपन विजेता, तो टेनिस ग्रैंड स्लैम जो फ्रेंच ओपन है उसका सबसे अधिक टाइटल बार कौन से खिलाड़ी ने जीता है, सबसे अधिक बार टाइटल, तो मोस्ट सिंगल्स टाइटल की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता है, टोटल 13 टाइटल हैं, सर्वाधिक बार जीत चुके हैं। मोस्ट डबल में रॉय एमरसन है, 6 टाइटल जीत चुके हैं।
तो ग्रैंड स्लैम में आपके टोटल 4 टूर्नामेंट होते हैं। फ्रेंच ओपन का आपको पूछा गया राफेल नडाल सर्वाधिक टूर्नामेंट। आपको पूछ ले ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो मोस्ट सिंगल्स टाइटल है नोवाक जोकोविच ने 9 टाइटल जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच है और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल है। विंबलडन का पूछ ले तो रोजर फेडरर हो जाएंगे विंबलडन में। और यूएस ओपन में एक नहीं है 2-3 खिलाड़ी है तो शायद नहीं पूछा जाएगा। एक खिलाड़ी वाले आपको याद जरूर रखना है। मोस्ट सिंगल्स टाइटल है राफेल नडाल फ्रेंच और फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच, विंबलडन में रोजर फेडरर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE है, शेयर मार्केट में जो BSE है उसमें सेंसेक्स होता है, इंडेक्स रहता है। BSE का आपको इंडेक्स पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सेंसेक्स हो जाएगा। तो इस सेंसेक्स जो इंडेक्स है डेरिवेटिव है, इसमें टोटल कितनी कंपनियों का सूचकांक है, तो इसमें आपके टोटल 30 कंपनियों का क्या हो जाएगा, सूचकांक हो जाएगा। आपको पूछ ले एक और स्टॉक एक्सचेंज है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये, और इसमें टोटल कितनी कंपनियां हैं, तो इसी इंडेक्स को निफ्टी बोला जाता है। और टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है निफ्टी 50, याद होगा आपको। 50 कंपनी, BSE में टॉप 30 कंपनी हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका आंसर जिन भी कैंडिडेट को पता कमेंट करके बता देना। मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000 है, 1991 में ये डेवलप हुआ था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो आपको CDC 6600 जिसको डिजाइन किया गया है सैमुर करे के द्वारा 1964 में। और इस प्रश्न का उत्तर एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर पता है तो आप कमेंट जरूर कर देना। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो विजय भटकर को माना जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो 2 क्षेत्र है, एक तो 1903 में फिजिक्स हो जाएगा, 1911 में केमिस्ट्री का। ऑप्शन में आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री करके दोनों दे रखे थे, करेक्ट हो जाएगा। 1903 में सबसे पहले इनको फिजिक्स में मिला है। और यहाँ पर मैं बताऊँ मैरी क्यूरी की, तो आपको ये फैक्ट भी याद में रखना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये मैरी क्यूरी हो जाएगी, जो कि पोलैंड से हैं, फ्रेंच पोलिश ये भौतिक वैज्ञानिक हैं। और आपको पूछ लें कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं, तो 2 बार नोबेल प्राइज है जीतने वाली एकमात्र महिला और प्रथम महिला हैं, तो वो हो जाएगी आपकी मैरी क्यूरी दोनों ही केस में। और बात करूं पोलोनियम है जो एलिमेंट है उसकी खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी, जो पोलैंड से रहने वाली हैं इसलिए इस एलिमेंट का नाम रखा गया था पोलोनियम। वैसे रेडियो एक्टिविटी की खोज है तो इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं होता है, तो कुछ इस टाइप से 4 ऑप्शन दिए गए थे, ब्रेड बनाने में, जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकरण में और कपास के ब्लीचिंग में। तो इसमें से आपकी ब्रेड वाला करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में कपास हो जाएगा, जो कॉटन है, कपास और लेनन के लिए व्यंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और फिर मैं बात करूँ यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट है, ये काम आता है कॉटन में हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में जो ऑक्सीकरण था तो ये एक एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीकारक के रूप में उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और पानी को कीटाणुनाशक बनाने के लिए उसके शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है, तो ब्रेड वाला करेक्ट हो जाएगा, नहीं होता है। 1919 में जो सत्याग्रह सभा की स्थापना है वो किसने की थी, तो महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में मुंबई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना कब हुई थी, फरवरी 1919 को कहाँ पर, बम्बई में हुई थी। रोलेट एक्ट के विरोध में हुई थी, महात्मा गांधी जी ने इनकी स्थापना की थी। और रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान इसी सत्याग्रह सभा में गांधी जी ने कहा था कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों के द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से। तो ये स्टेटमेंट भी गांधी जी का है। अगला सवाल देखिएगा, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है, इजी सवाल था, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी, जिसको अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे यरलुंग तसंगपो कहा जाता है, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अकबरनामा या फिर जो आईने अकबरी है इनके लेखक कौन है, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। हुमायूं नामा की पूछ ले तो गुलबदन बेगम। और आपको पूछ ले पादशाह नामा या फिर बहादुर शाह नामा, तो ये शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखित है। ब्राजील में विशाल कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो ब्राजील में जो विशाल कॉफी के बागान हैं इनको फजेंडा बोला जाता है, क्या, फजेंडा। भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित
की गई है। तो ये प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है, ये आपके रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में स्थापित है, 1952 में हुई थी। और ये आपके हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। फिर देखिएगा अगला सवाल, 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सभी को पता होगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो ये शुरुआत हुई है, इजी सवाल था, मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को। इसलिए 10 मई को प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति आरंभ करने का श्रेय धन सिंह गुर्जर को जाता है। कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? इजी सवाल था, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और CO2 ऑप्शन में थे, तो CO2 हो जाएगा इसका, कार्बन का अपरूप नहीं है। और मैं बात करूं अपरूप होता क्या, एलोट्रोप होता क्या है? तो जब एक तत्व दो या अधिक रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व दो से अधिक या दो हो गया अधिक, दो से अधिक रूप हैं, तो उनके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होंगे। जो भी रूप होंगे गुणधर्म तो भिन्न होंगे, लेकिन उस तत्व के जो विभिन्न रूप हैं गुणधर्म के वो अपरूप कहलाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से बात करें तो C++ भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्विफ्ट भी हो जाती है, जावा, पाइथन है। तो क्या आंसर हो सकता है आप कमेंट करके बता देना। देखिए स्विफ्ट की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके डेवलपर एप्पल है, तो ये सही मान सकते हैं। बाकी सी आप बताना, एक स्टूडेंट ये भी बताए कि सी के आगे 4 बार प्लस थे, ऐसा तो नहीं था का, ऐसा था तो ये हो जाएगा। बाकी C++ आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्विफ्ट भी हो जाती है, पाइथन भी है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल नहीं है? तो ये ऑप्शन थे आनंद भवन, करेक्ट हो जाएगा, जो इलाहाबाद स्थित एक म्यूजियम है। बाकी खजुराहो का है, भीमबेटका, ये सभी मैं बता चुका हूँ कि सभी यूनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में शामिल हैं। जैसे कि सांची है, ये 1989 में हुआ था, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है, खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ पर? रायसेन मध्य प्रदेश में 2003 में शामिल। खजुराहो है ये छतरपुर MP में है, 1986 में शामिल हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, रिपीटेड सवाल है ये भी, चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहा जाता है, जो हड्डियों के घर्षण को कम करता है? तो ये सवाल शायद 17 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या कहा जाता है, जो हड्डियों के घर्षण को कम करता है? तो ये साइनोवियल फ्लूइड द्रव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक तरीके से स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इंस्पायर की फुल फॉर्म पूछ लें तो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी जो इनकोइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये कब कहाँ पर स्थापित है? जहाँ पर ऑप्शन में आपकी दिया गया था हैदराबाद, करेक्ट हो जाएगा। जो इनकोइस है ये हैदराबाद में स्थापित है, 1999 में स्थापित किया गया था। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पावर एल्कोहल किसका मिश्रण है? सवाल में थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी, स्टूडेंट बता रहे हैं कि कोई इस टाइप से था कि पावर एल्कोहल है, एक सेकेंड, इसके साथ यदि एथेनॉल मिक्सर कर दें तो क्या बनेगा? बाकी मैं पावर एल्कोहल की बात करूं तो इसमें 80% क्या होता है? पेट्रोल होता है, 20% होता है एथिल एल्कोहल, एथेनॉल हो जाएगा, और कुछ अमाउंट इसमें बेंजीन का भी होता है। नेक्स्ट देखिएगा, 2018-19 GDP में 92.26 लाख करोड़ जो GVA है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड है, वो किस क्षेत्र का था? तो ये सर्वाधिक जीवीए था 2018-19 GDP में 92.26 लाख। की डाटा भी दिया गया था सवाल में। सर्विस सेक्टर का हो जाएगा, टोटल 54.40% है यहाँ पर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है, किसमें? 2018-19 GDP में। टोटल जीवीए की बात करें तो 169.61 लाख करोड़ था 2018-19 में, उसमें से 54.40% यानी 92.26% सर्विस सेक्टर का सर्वाधिक था। फिर उसके बाद था यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर का था, 29.73% था, 50.43 लाख करोड़, और बाकी बचा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का था 15.87%। अंतिम सवाल है कि किसी अपराधी को हिरासत में लेने के समय कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कब बताया था? जब आपकी सवाल पूछा गया था हेबियस कॉर्पस के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि उस समय रिट लगाई जाती है जब किसी को हिरासत में जेल में रखा गया और मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है 24 घंटे के भीतर, तो उस केस में हेबियस कॉर्पस नामक रिट लगाई जाती है। तो ये 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष है आर्टिकल 22(2) के तहत पेश किया जाना अधिकार प्रदान करता है। और एक स्टूडेंट ये भी बताएं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कमेंट करके
बताना क्या ऐसा सवाल था तो ईजी सवाल हो जाएगा। MS वर्ड शायद ऑप्शन में होगा, बाकी ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल मैक ओएस लिनक्स, ये सभी पता ही होगा, बहुत बार सवाल आता रहता है। तो इस प्रकार टोटल 40 एग्जैक्ट हो मैंने जीके के सवाल बता दिए। इन 40 में से आपके कितने सवाल करेक्ट हो रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी मैं मिलता हूँ आज के सेकेंड शिफ्ट की वीडियो के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना। धन्यवाद।